हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूँ। तो जनरल स्टडीज़ में आज हम करेंगे डे 43 प्रैक्टिस। जी हाँ, 42 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, 43वां कर रहे हैं। तो आप अगर रेगुलर हमारे साथ मेहनत कर रहे होंगे तो आपकी भी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। साथियों, ये वीडियो आपको पर डे शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो पुराने क्वेश्चंस अभी तक जीएस के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है। और इसको हमने जीआईसी एलटी ग्रेड 2018 के पैटर्न पर बनाया है। इसमें ये सारे सब्जेक्ट शामिल किया है, मैथ को छोड़कर। साथियों, आप सबके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि क्या जीएस को अभी भी कवर किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर आप अभी भी जीएस को कवर कर सकते हैं, बस रेगुलर आपको वीडियोज को देखना है। ठीक है, तो ये आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं बोलता हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चंस के जो चारों ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उनको लिखेंगे नहीं तो सब भूल जाएगा, और लिखेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। इसलिए मैंने एक पीडीएफ का ग्रुप बनाया हुआ है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस रखा है, उस फीस को पे करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसमें मैं 3 दिन जो प्रैक्टिस कराता हूँ, जिन 3 दिन जो मैं टॉपिक वाइज मैटर तैयार कराता हूँ, इन सारी चीज़ों को आपका पढ़ाने के बाद वहाँ पर पीडीएफ भेज दी जाती है। पीडीएफ्स हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में है, और संडे को हम टेस्ट भी करवाते हैं। यानी इन जो 6 दिन हम पढ़ते हैं, संडे को टेस्ट हो जाता है, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन है। ये जून 2025 में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ये भैया है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये में आप बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो पहला ऑप्शन है फिलेमोन यांग, एनालेना वेयरवाक और हेल्गा मिस्ट एंटोनियो गुटेरेस। तो ये जो इसमें सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है भैया एनालेना वेयरवॉक। क्या नाम है? एनालेना वेयरवॉक। ठीक है, 2 जून 2025 को जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना वेयरबॉक को 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, जिन्होंने कुल 137 मत प्राप्त किए। कितने? 137 मत प्राप्त किए। और जो है 9 सितंबर 2025 से वह अपने कार्यकाल शुरू कर रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है भैया ऊष्मागतिकीय यानी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ठीक है, हीरा, फुलरीन, ग्रेफाइट, कोयला। सही विकल्प क्या है आपको बताना है। सही विकल्प है यहाँ पर सी। कौन? ग्रेफाइट। ठीक है, ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है। ठीक है, यह ऊष्मा का विद्युत का सुचालक होता है। हीरा, फुलरीन और कोयला कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोश पालन यानी रेशम उत्पादक विकसित है मानसून क्षेत्रों में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, पश्चिम समुद्री तटीय क्षेत्रों में। तो आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर सी, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो जो है विश्व में अंगूर खेती, बागवानी, कोश पालन यानी रेशम उत्पादक भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में विकसित है। भूमध्य सागरीय प्रदेश उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। यह जलवायु की विशेषता है कि यहाँ सर्दियों में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु जो है सूखा रहता है। ठीक है, रसीले फलों के लिए विख्यात और बागानी क्षेत्रों के लिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक देश है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा भारत, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है फ्रांस। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प है भैया चीन। जी हाँ, तो ये देखिए चीन जो है संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का सर्वाधिक उत्पादक देश है। और विश्व में गेहूं के अग्रणी उत्पादक देश में अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर भारत आता है, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है और चौथे नंबर पर कनाडा आता है। ठीक है, मक्का उत्पादन की दृष्टि से चीन का स्थान द्वितीय है,
तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से चीन का स्थान विश्व में प्रथम है। चीन विश्व में सूती व रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जरूर जानने चाहिए। पीडीएफ ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई आपको मिल जाती हैं, इसलिए लिखने की झंझट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। देखिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। यह है राष्ट्रीय उद्यान, ये है राज्य। तो ये देखिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो इसमें आपको सही बताना। सही है ऑप्शन है 4 3 2 1। ठीक है, तो 4 3 2 1 के हिसाब से 4, फिर 3, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 1, यानी सही सुमेलित जो है राष्ट्रीय उद्यान, जैसे मानस है वो असोम में है। कहाँ है? असोम में। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? बिहार में। और उसके बाद असीम अली ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सुल्तानपुर ये कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान? हरियाणा में। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो भैया, यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा? सकल प्राथमिक घाटा, बजटीय घाटा, मौद्रीकृत घाटा, राजस्व घाटा। तो यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया ए, यानी सकल प्राथमिक घाटा। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान जोड़ा जाए तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है, अर्थात प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो यहाँ पर आप जो है देखें, एक वित्तीय वर्ष में व्यय किए गए संपूर्ण मदों में ब्याज भुगतान एक ऐसा कर है जो कि संबंधित वर्ष के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि यह विगत वर्ष में लिए गए ऋणों के लिए किया जाता है। अतः यदि राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगी को निकाल देते हैं तो इसे प्राथमिक घाटा कहा जाता है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होता है। यदि ब्याज भुगतान का आकार राजकोषीय घाटे के समान हो तो प्राथमिक घाटा शून्य हो जाता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी? किसने? युवराज खुर्रम की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर 1614, यानी 1615, 1616, 1617। तो सही विकल्प आपका है 1617। ठीक है, तो युवराज खुर्रम ने 1617 ईस्वी में शाहजहां की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1617 ईस्वी में खुर्रम ने अहमदनगर के मालिक अंबर को संधि करने तथा मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है, इस उपलब्धि से प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को 30,000 का मनसब तथा शाहजहां की उपाधि से विभूषित किया था। तो इस तरीके से आपके विकल्प जो सही होता है वो है डी, यानी खुर्रम, जो कि बाद में क्या बन गए? शाहजहां। आगे बढ़ते भैया अगले क्वेश्चन की ओर। ये है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? देखिए यहाँ पर पी मित्रा, वारेंद्र घोष, बी.डी. सावरकर, नरेंद्र गोसाई। सही विकल्प यहाँ पर है एक, पी.सी. मित्रा साहब। ठीक है, तो कहीं कहीं पर ये ऑप्शन आपको मिलता है, वरेंद्र घोष को भी साथ में रखा जाता है, हालांकि हम यहाँ पर जो एक ऑप्शन सही मान रहे हैं जो कि है पी मित्रा साहब। तो ये देखो यहाँ पर बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्र लोक समाज से हुआ, किंतु प्रथम गुप्त क्रांतिकारी संगठन जो कि अनुशीलन समिति था, जिसका गठन 1902 ईस्वी में जो है मिदनापुर में इसकी स्थापना सतीश चंद्र बस ने की, जबकि इसका गठन कलकत्ता में पी मित्रा ने किया था। ठीक है, जतीन नाथ बनर्जी, वीरेंद्र कुमार घोष तथा भूपेन्द्र नाथ दत्त प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इस समिति में युगांतर साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। यहाँ पर सही विकल्प देखा जाए स्थापना की तो ये है पी मित्रा साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो आप जब इस तरीके से क्वेश्चंस को रेगुलरली रिपीट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आप देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन जो है एक एक करके तैयार हो जाएंगे। अभी जब ये टॉपिक वाइज मैटर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर भना भन जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सकेगा उतना मैटर दूंगा, लेकिन रेगुलर बेस पर आप वीडियोज़ को देखें, पीडीएफ से रिवाइज करें,
पढ़ते रहें। मेरे मेहनत करने से ज़्यादा आपको स्वयं को मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हम तो पढ़ ही रहे हैं, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस बात को समझें कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं बनेगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी जो जीएस का ग्रुप बना हुआ है, प्रैक्टिस दे रहे हैं, बहुत सारे छात्र उसमें जुड़े हैं, लेकिन जो टॉपर हैं वो बहुत मतलब उनकी एक लिमिटेड सीमा है। आप अपने आप को प्रयास करो कि जब जो है उस सीमा में आओ। ठीक है, हमेशा अपने आप को बेहतर से बेहतर रखने का प्रयास करो। अपना कंपटीशन आपके टॉपर से होना चाहिए, तभी आपको चयन मिलेगा। यहाँ पर देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है, सही विकल्प है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो ये जो है आपका सही विकल्प है, जिसको अभी मैंने संविधान को पढ़ाते वक्त ये चीज़ मैंने कवर किया था। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। यह अनुच्छेद 118(4) के तहत इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो कभी यह भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आगे बढ़ते लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? देखो यहाँ पर 338A, 341, 16 और 82। तो आपको बताना सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भैया 338A। ध्यान से समझिएगा मित्र, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए अनुच्छेद 338, अनुसूचित जनजातियों के लिए 338A जो है के अंतर्गत अलग अलग जो है राष्ट्रीय आयोग गठित किए जाने का प्रावधान बताया गया। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण आदि के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगर हम बात करें 341 की, तो 339 में अनुसूचित जातियों का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद अगर हम 16 की बात करें तो नागरिकों को लोक नियोजन के अवसर की समानता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा में राज्यों के आवंटन तथा राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः समायोजन किए जाने का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन ये देखो, राज्य वित्त आयोग है तो विधिक संस्था है, सांविधिक संस्था है, संवैधानिक संस्था, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प आपको बताना, सही विकल्प है सी, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 343(I) या जिसे हिंदी में 343(झ) बोलते हैं के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग को यह अधिकार है कि वह पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करें। यह राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखो, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प तो भैया ये बताया गया है, हालांकि कहीं कहीं पर अलग भी बताया गया, लेकिन आयोग ने जो माना है उसके अनुसार, आयोग के अनुसार कोई नहीं इसका जो सही विकल्प है। तो यहाँ पर देखिएगा मित्र, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए, भारतीय संविधान में मूल रूप से इनमें किसी निकाय का प्रावधान नहीं किया गया था। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में राष्ट्रीय पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। इसमें किसी भी निकाय की स्थापना नहीं की गई। ये कार्यकारी निकाय है जिनका गठन सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, तो 1950 में मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद संविधानेतर निकाय है और इसकी स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन ये देखो, भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है कहाँ? अल्मोड़ा में, देहरादून में, भोपाल में और गुवाहाटी में। तो सही विकल्प तो भैया है बी, यानी देहरादून। ठीक है, तो भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में अवस्थित है। यह जो है भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है? ठीक है, तंजानिया, इथोपिया, इजिप्ट, सूडान। तो आपको बताना है इसका सही विकल्प कि कौन सा ऐसा देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। तो वो है भैया आपका इथोपिया। क्या विकल्प सही है? इथोपिया। ठीक है, तो इथोपिया देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये देखो इथोपिया जो है सही विकल्प है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 4 देश, एक सोमालिया आता है, एक इथोपिया आता है, एक इरिट्रिया आता है और एक जिबूती आता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता? 4 विकल्प है, सेलुलोज, स्टार्च,
प्रोटीन, पीबीसी। तो सही विकल्प यहाँ पर भैया है पीबीसी। क्या विकल्प सही है? पीबीसी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा निम्नीकरण जो है पदार्थ उसे कहा जाता है जो पदार्थ एजेंट जैसे कवक, बैक्टीरिया, पराबैंगनी किरणों आदि की सहायता से विघटित हो जाते हैं, जैसे सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया। ठीक है, जबकि वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते हैं उन्हें अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहा जाता है, जैसे स्क्रैप, धातुएं, पीवीसी। पीवीसी माने प्लास्टिक होता है। ठीक है, तो ये सब जो है विघटित नहीं होती है। अजैव निम्नीकृत पदार्थ पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रदूषक के रूप में कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। ये देखो निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, रेशम, चमड़ा, नायलॉन। तो यहाँ पर देखो इसका सही विकल्प क्या है? नायलॉन। क्या विकल्प सही है? नायलॉन। ठीक है, यह एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन भेड़ों के बालों से बनता है और रेशम के कीड़े अपने कोकून में रेशम का उत्पादन करते हैं। जानवरों के चर्म का चमड़े के सामान बनाने में उपयोग किया जाता है। जो है ऊन, रेशम, चमड़ा प्राकृतिक बहुलक है, जबकि नायलॉन क्या है? कृत्रिम बहुलक है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। ये है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? आपको बताना है कौन सा अम्ल जो है टमाटर में उपस्थित होता है। तो ये है लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। तो आपको बताना है कि सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है ऑक्सैलिक अम्ल। क्या विकल्प सही है? ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल जो कि दूध से मिलता है, और सिट्रिक अम्ल नींबू से, और टार्टरिक अम्ल अंगूर या इमली से मिलता है। इस तरीके से आपका विकल्प सही क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक है। कौन ऐसा है जो पौधे को पराबैंगनी किरणों से होने वाली हानि से बचाता है? तो यहाँ पर है जेंथोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड और फाइकोसायन। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी। क्या है? कैरोनाइट। जो कि क्या है? कैरोनाइट क्या होता है कि ये जो है पौधों में पाया जाने वाला एक प्रकार का वर्णक है जो पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाता है। यह प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रकाश तंत्र की प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा करता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर में कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों का डाटा आदान प्रदान करने के वास्ते निम्न में कौन सा आवश्यक है? तो 4 विकल्प है भैया, इसमें आपको बताना है सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है भैया आपका बी, यानी मोडेम। क्या सही विकल्प है? मोडेम। मोडेम जो है मॉड्यूलर डिमांडुलर का संक्षिप्त रूप है। मॉड्यूलर और डिमांडुलर। अगर हम बात करें कि यह जो है किसी संचरण के माध्यम और अंकिक मशीनरी जैसे कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव है, यानी तत्व है। यह टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। यह है निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैववर्णक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में जो है लाए जाते हैं। विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प क्या है? साइनोबैक्टीरिया। क्या सही विकल्प है? साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं वह एक प्रमुख जैव उर्वरक है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हाल में ही में यानी 2012 के परिप्रेक्ष्य में, ध्यान देना 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो हाल ही में 2012 के परिप्रेक्ष्य में एक नई रेल कोच निर्माण करवाने की नींव रखी गई है। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है, सहरसा, अमृतसर और रायबरेली में और चेन्नई में। आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प इसका है भैया क्या? सी, यानी रायबरेली में। ठीक है, हाल ही में यानी 2012 के परिप्रेक्ष्य में एक नई रेल कोच निर्माण करवाने की नींव रखी गई रायबरेली में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो किससे? यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से। आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है सी, अथर्ववेद से। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसका आपको नाम बताना है। बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव जो है यहाँ पर बालाजी बाजीराव, और चौथा है बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका सी, बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा शासक बालाजी बाजीराव था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत में किसने शल्य उपकरणों का उत्कृष्ट विवरण दिया है? तो चरक है, आर्यभट्ट है, सुश्रुत है और
वामनाचार्य। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सुश्रुत। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सुश्रुत प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री तथा शल्य चिकित्सक थे। ठीक है, इन्हें शल्य चिकित्सक का जनक माना जाता है। ठीक है, सुश्रुत ने प्रसिद्ध चिकित्सकीय ग्रंथ सुश्रुत संहिता की रचना की थी। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्साओं के लिए जो है आवश्यक यंत्रों, यानी शल्य चिकित्सा का मतलब क्या होता है? सर्जरी। ठीक है, आवश्यक यंत्रों यानी साधनों तथा शास्त्रों यानी उपकरणों आदि का विस्तार से वर्णन किया है। यहाँ पर आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। ये है, निम्नलिखित में किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती शांति के लिए खतरा बताया? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प है, आपको क्या उसमें बताना है? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सही विकल्प है आपका ए, लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम है? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, ये ईसाई मिशनरी गतिविधियों को विध्वंसकारी और शांति के लिए खतरा बताते हुए कलकत्ता में प्रवेश करने की अनुमति पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित है? तो गुरुग्राम में, नई दिल्ली में, हैदराबाद, सारनाथ। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका यहाँ पर कुरुग्राम। क्या सही विकल्प है? कुरुग्राम। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा मित्र, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र हरियाणा के कुरुग्राम में स्थापित किया गया है। अब मार्च 2025 में पूर्व राष्ट्रपति जो इनसे पहले थे, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी से पहले थे, जिनका नाम रामनाथ कोविंद था, उन्हीं ने इसका उद्घाटन किया था। यह केंद्र जैन मुनि आचार्य लोकेंद्र मुनि के नेतृत्व में अहिंसा विश्व संबंधी संस्थाओं के प्रयासों से संबंधित किया गया है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन ये है, वाडिनार तेल शोधशाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वाडिनार तेल शोधशाला की बात हो रही है, असम में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया बी, यानी गुजरात में। ठीक है, तो किस राज्य में अवस्थित है ये? तो ये गुजरात में। तो यहाँ पर देखिएगा मित्र, वाडिनार क्षेत्र शोधशाला गुजरात राज्य में स्थित है। यह क्षेत्र शोधशाला निजी क्षेत्र में स्थापित है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में। ठीक है, कब? 2006 में। ठीक है, ये जो है आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं कौन? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। तो यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प क्या है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी। क्या सही विकल्प है? सी, आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक पदार्थ आर्सेनिक है। क्या है? आर्सेनिक है। यह ज्वालामुखी के वाष्पों में समुद्र तथा अनेक खनिजीय जलों में मिश्रित करता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ। ये चीज़ें जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और जो है हाइप जरूर कर दिया करो यार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया, सही विकल्प आपका है ए, यानी प्रयागराज उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसे NCZCC, जो कि प्रयागराज में स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देश के 7 आंचलिक संस्कृतियों प्रतिष्ठानों में से एक है। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की बात हो रही है यहाँ पर, ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र का आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो यहाँ पर देखो 4 विकल्प है, मुसलमानों को, सिखों को, जो है अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को। तो आपको जो सही विकल्प है वो है यहाँ पर बताना। सही विकल्प है भैया डी। क्वेश्चंस के आंसर को आप रेगुलर बेसिस पर लिखते रहें और आपके कितने सही हो इनको आप ग्रुप में जरूर बताया करें, जिससे आपको खुद को मोटिवेशन मिलेगा। परेशान ना होइए। यहाँ पर देखो भैया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जैसे मैकडोनाल्ड ने 16 मार्च 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उनको देखिए। पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किए हो तो कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।